बेटा हायर एजुकेशन की 4th क्लास है आज आपकी, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन में इनिशिएटिव लिए गए हैं, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन में जो स्टेप लिए गए हैं उनको लेकर के आपकी ये क्लास है। और ठीक है, डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राधा कृष्णन कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं? राधा कृष्णन कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, ठीक है। इसी की रिकमेंडेशन के बिहाफ पर आपकी यूजीसी की स्थापना हुई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना आपकी 1953 को हुई है। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता हैं वो एक अपना सेपरेट नोट्स पे लिख लें ये सारी चीजें। यहाँ से एक मल्टीपल क्वेश्चन आपके आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से इस पॉइंट से आराम से आपको पीवाईक्यू में मिलने वाले हैं। ये वो पॉइंट है। 2-3 पॉइंट आपके कोठारी कमीशन, ये वुड डिस्पैच, जहां पे मल्टीपल क्वेश्चन पीवाईक्यू से बनते हैं। तो 1948 में राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ से आपका डेज एक इंपोर्टेंट है बेटा, क्या डेज है? 5 सितंबर। एक आएगा आपका 11 नवंबर, ठीक है। एक आएगा 5 जून, सबका पता है ये? कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये पता नहीं है? 5 सितंबर किस उसमें मनाया जाता है? टीचर्स डे। तो वो इन्हीं के मेमोरी में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, विद्वान थे एजुकेशन के, ठीक है। और ये आपके क्या हैं? फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड हु बिकम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कमीशन वाज अपॉइंटेड in November 1948 and it submits report in August 1949. It is also known as राधाकृष्णन कमेटी। राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इनकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे क्या होता है बेटा? यूजीसी की स्थापना होती है। कब होती है? 19, वेरी गुड, 53। स्थापना ध्यान रखना बेटा, स्थापना नहीं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है, संवैधानिक। संविधान में इसका जो संसद के द्वारा एक्ट पारित होकर के ये संवैधानिक बॉडी बनी है आपकी 1956 में। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन लिख लेना बेटा, यूजीसी ने किस डेट में अपने रीजनल सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं? तो कब, किस सन में किए हैं बेटा वो? 1992। क्यों किए हैं? वर्कलोड को कम करने के लिए। कितने रीजनल सेंटर हैं? 6 रीजनल सेंटर है, वेरी गुड। अब बेटा जो क्वेश्चन आता है ना, इससे और डीपली आता है, इसके वर्क पूछ लिए जाते हैं, यूजीसी के कार्य क्या हैं, ठीक है। तो यूजीसी के कार्य आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ हायर एजुकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मॉनिटर करती है यूजीसी, टाइम टाइम पे रेगुलेशन जारी करती है। रेगुलेशन 2018, यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टरेट कराई जा रही है, आजकल पीएचडी जो कराई जा रही है, ठीक है। और उसमें एक वर्ड जोड़ा गया, कोर्स वर्क। अब जो एवरी स्टूडेंट जो एडिशन लेगा पीएचडी के लिए, तो उसे कोर्स वर्क करना जरूरी है। पहले एक एमफिल का कोर्स चलता था 2020 से पहले। जब आपकी 3rd एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इसमें रिकमेंडेशन ये हो गया कि एमफिल के कोर्स को खत्म कर दिया गया है। उसमें एक रिलैक्सेशन ये था कि जो उस कंसर्न यूनिवर्सिटी का एमफिल स्कॉलर है उसको उस कोर्स वर्क से छूट थी। अगर अदर यूनिवर्सिटी से एमफिल करके आया है तो उसे कोर्स वर्क करना पड़ेगा। ये कोर्स वर्क क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है। किसके लिए? रिसर्च स्कॉलर के लिए। और ये रिसर्च के बारे में ट्रेनिंग पूरी ऑर्गेनाइज कराता है कि कैसे वो बच्चा अच्छे से क्वालिटेटिव रिसर्च करेगा। अब आपको यूजीसी जेआरएफ दे रही है। जेआरएफ की फुल फॉर्म तो पता है बेटा? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप क्यों मिल रही है? ये अमाउंट आपको इसलिए मिल रहा है, यूजीसी एश्योर करती है कि आप जो रिसर्च करेंगे वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी और वो अच्छे तरीके से आप उसे संपन्न करें, इसलिए आपको यूजीसी फेलोशिप देती है, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट से आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहली क्लास जो आपकी हिंदी की हुई है उसमें भी मैंने आपको कल कराया है। ये नाम देख लेना बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। कब आया ये? 19
52। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसे मुदालियर कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। सितंबर 23, 1952, सो इट इज नोन एज पॉपुलरली नोन एज मुदालियर कमीशन। इकलौता कमीशन है जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के, कितने स्तर बताए थे आपको एजुकेशन के? 3। अब तक कोई ऐसा कमीशन आया जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के आया है? अब तक कोई ऐसा कमीशन भी जिक्र किया हमने? सारा हमने हायर एजुकेशन को लेकर के जिक्र किया है। हायर एजुकेशन में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, कहां से? वैदिक काल से, फिर आपका बौद्ध काल में, फिर आपका मध्यकाल, फिर आपका ब्रिटिश पीरियड, फिर आपका अब जो चल रहा है ये चल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद के पीरियड की बात हो रही है। तो अगर पूरे कमीशन का आप एनालिसिस करते हैं तो ये वो कमीशन है जो इकलौता सेकेंडरी एजुकेशन पे बैठा हुआ कमीशन है। ठीक है, पहला प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5, सेकेंडरी एजुकेशन 6 से 12, और टर्जरी एजुकेशन या तृतीयक क्षेत्र या हायर एजुकेशन आपकी 12th प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इकलौता कमीशन है जो माध्यमिक शिक्षा पे बैठा है, मुदालियर कमीशन। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तत्कालीन कहाँ के वाइस चांसलर थे? मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ठीक है, चले बेटा आगे कर लोगे इन पॉइंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द यूजीसी। अब देखो, अब तक यूजीसी की जो बात हुई थी, यहाँ थोड़ा सा आपको यूनिक मटेरियल मिलने वाला है। यूजीसी की जो अब तक बात हुई थी, तो हमने अभी बताया आपको यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुई, 1953। अब इससे पहले हम बात करते हैं, यूजीसी फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1945 टू ओवरसी द वर्क ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी was extended in 1947 to cover the all Indian universities। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हम बात करते हैं आफ्टर राधा कृष्णन कमेटी, ये रिकमेंडेशन हुई और एक आपका कमीशन एस्टेब्लिश हुआ प्रॉपरली। बट ये फंक्शनल थी पहले से ही, इस चीज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इन 3 यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ठीक है, उसके बाद इनका जो वर्क है वो एक्सटेंड कर दिया गया 1947 में। क्या किया गया है? इंडियन यूनिवर्सिटी कवर टू ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी। बट यहाँ पे आप देखोगे, जो यहाँ पे इसको एक तो फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की गई है। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ोगे पंचायती राज, जानते हो उसके बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखोगे, पंचायतों को वित्तीय क्या दी गई? वित्तीय सुविधा दी गई, और उन्हें क्या किया गया? संवैधानिक प्रावधान किया गया है, और उसके बाद वो ग्रास रूट पे एक्चुअल में एक्टिव हुई है। उससे पहले फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं था। तो इसी तरीके से यूजीसी का जो एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ है वो 1953 में हुआ है, बट ये पहले से भी फंक्शनल थी। यहाँ पे ये चीज दी गई है आपको, तो इसे भी थोड़ा कवर कर सकते हो आप। पहले 3 यूनिवर्सिटी को देख रही थी ये क्वालिटी को एश्योर करने के लिए, फिर 1947 में ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी को कवर करने की बात की गई है। बट जो इसका एक्चुअल वर्क होता है स्टार्ट, वो आफ्टर राधा कृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद होता है। उनकी रिकमेंडेशन आई कि एक ऐसा निकाय हायर एजुकेशन में, एक ऐसा निकाय रेस्पॉन्सिबल एस्टेब्लिश किया जाए जो रेगुलेशन करे और मॉनिटर करे हायर एजुकेशन की क्वालिटी को। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक कि कब एजुकेशन को समवर्ती सूची में डाला गया था, बताएगा कोई बच्चा? किस सन में शिक्षा को समवर्ती सूची में लेकर के आए हैं? हायर एजुकेशन का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है आपका 1976। और एक चीज और बताओ, बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया? दोनों क्वेश्चन है आपके वहां पे। आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वहां, गीगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट में किसके बराबर है? ये बताओ। 1024 है। 1024 क्या है? किलोबाइट है, मेगाबाइट है, बिट है, बाइट है। इसे आपको एक फॉर्मूला बना करके याद रखना है। बिट आता है आपका, बाइट आता है,
किलोबाइट है इसके बाद, और फिर मेगाबाइट है। तो 1024 MB इक्वल टू 1 GB। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। एक क्वेश्चन और वहां पे आपका पूछा गया, देखो ये जो मैं क्लास आपको यहाँ दे रहा हूँ नेट JRF के जो पेपर 1 में है, यही क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इतने सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं। वहाँ 10 का बाइनरी आ गया, और बाइनरी आपको विराज सर ने अच्छे तरीके से कराया हुआ है। कितना आएगा इसका बाइनरी, निकाल पाओगे क्या आप इसका बाइनरी? बताओ, निकालो, आंसर बताओ जल्दी, क्विकली। 1248 करके दिखाओ, बताओ बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से? 10 का बाइनरी बताओ। अभी 0100 कैसे आएगा? एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ आपको। तो ये 1010 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे वहां पूछे गए हैं, और यूजीसी से क्वेश्चन अब की बार उन्होंने नहीं लिया है। पिछले वाले में 3 सेट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में हुए थे। एक तो यूजीसी की स्थापना पूछ ली थी उन्होंने, कब हुई है? 1953 में। दूसरा पूछ लिया था दूसरे सेट में, यूजीसी कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी? 1956 में। और थर्ड सेट जो आया था, 3 सीरीज में वहां पे आए थे, तो तीसरी सीरीज में पूछा था रीजनल सेंटर कब एस्टेब्लिश किए गए थे। तो यूजीसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कंफर्मेशन करता है। बट अब की बार ये इन्होंने क्वेश्चन जो दिया है, यूजीसी की कौन सी पहल, आप देखोगे ना, एक वीडियो आपकी आएगी 30 क्वेश्चन की है, वो यूट्यूब चैनल पे, उसे देख लेना आप एक बार, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर 1 के ही है। वो यूजीसी की कौन सी पहल डिजिटल लिटरेसी में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। तो वहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ पे उसको ऑप्शन किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, चलते हैं इसमें आगे। अगस्त का दे दिया यहाँ पे आपको। यहाँ पे इनोग्रेशन की बात की गई है, कब इनोग्रल किया गया है यूजीसी को, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, फाउंडेड किसने किया था, बताएगा कोई बच्चा? यूजीसी फाउंडेड इन 28 दिसंबर 1953 बाय द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा नींव रखी गई है किसकी? यूजीसी की। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कर लोगे आराम से। In November 1956, the UGC became the statutory body upon the passing the UGC Act 1956 by Indian Parliament। संसद के द्वारा एक्ट पारित होकर के यूजीसी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1966 से 64 से 66, कौन सा कमीशन है? कोठारी आयोग। पूरा नाम क्या है कोठारी आयोग का? डॉक्टर DS कोठारी। फुल फॉर्म क्या है बेटा? नहीं पता? दौलत सिंह कोठारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनके नाम का कोठारी हॉस्टल है, और एट द टाइम ऑफ एजुकेशनल पीरियड हम उसमें रुकते थे, वहाँ बड़ा अच्छा हॉस्टल बना हुआ है। तो कोठारी कमीशन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बना है। ये तत्कालीन वर्ड अगर आता है तो उस टाइम पे यूजीसी के चेयरमैन थे, शिक्षाविदी थे। ध्यान रखना, कोई भी कमीशन एस्टेब्लिश होता है तो उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उसके सुपरविजन में कमीशन एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की बारीकी से अवगत होता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, कोठारी कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। इसके स्लोगन आते हैं नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है।
तो ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 64 से 66, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 64। डॉक्टर DS कोठारी वाज द अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोठारी कमीशन। ठीक है बेटा। द कमीशन सबमिटेड इट रिपोर्ट्स 1966। द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन हैज बीन एंटाइटल्ड एज, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिख लेना बेटा। कोठारी कमीशन का स्टेटमेंट है, सेपरेट शीट पे लिखना बेटा नोट्स में, जहां ये इंपोर्टेंट है। देखो ये जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, यहाँ पे इन्हीं टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यही कंप्लीट करा रहा हूँ। 2 कोटेशन लिखो कोठारी कमीशन की। क्या है? विज्ञान का अर्थ है करके सीखना। विज्ञान का अर्थ है करके सीखना। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में है। ये विज्ञान का अर्थ है करके सीखना, कोठारी कमीशन। दूसरा है भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। नियति तो समझते हो बेटा? ठीक है। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, ये दूसरा कोट है इनका। ठीक है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से भी, इसके शीर्षक के नाम से इसकी रिपोर्ट को जाना जाता है। और जो इनकी रिकमेंडेशन थी उसे भारत सरकार के द्वारा फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के रूप में लेकर के आए। कब लेके आए बेटा? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1968। वेरी गुड। सेकंड कब आई है? 86। और थर्ड कब आई है? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां से बनते हैं कोठारी कमीशन से लेकर के। कोठारी कमीशन ने 10+2+3 का फॉर्मूला दिया है। एक और लिखोगे, त्रिभाषा सूत्र दिया है। और त्रिभाषा सूत्र पे जब मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा तब आपको पता चलेगी मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, तीनों की वो रिकमेंडेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बेस्ड ऑन रिपोर्ट द कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन 64 से 66 द गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 विच कॉल्ड द रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिंग, ये भी कह सकते हैं रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसमें आप देखोगे क्या क्या रिकमेंडेशन थी इनकी। NEP of 68 called the education spending to increase the 6% of the national income। GDP का ये रिकमेंडेशन थी बेटा, GDP का 6% इस पे खर्च होगा, एजुकेशन पे, शिक्षा पे खर्च करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। कई बार क्या होता है कि रिकमेंडेशन को 5-6 लाइन में दे देंगे, कौन कौन सी रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई है, कोठारी कमीशन के द्वारा की गई हैं। राइट द, जो आपको राइट ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। कोड दे देंगे, कूट दे देंगे, कूट में आपका सही कूट का सिलेक्शन करोगे आप। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है बेटा, वाज द रिजल्ट ऑफ रिव्यू विच वाज द डिस्कस एंड एडॉप्टेड ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ 85 का बजट सेशन जो था उसमें जो रिव्यू किया गया है वो 86 की आपकी आई है। और 86 की जब आती है आपकी तो इसमें आता है योगा का प्रमोशन। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, आयुष डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश किया गया है? 2000। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना बेटा। देखो डिजीज जब हेल्थ की बात आती है तो 2 इश्यू है हमारे। योगा आपको बीमार नहीं होने देता है, आप में इम्यूनिटी बनाए रखता है। एक ये कि बीमार होने के बाद डॉक्टर के यहाँ जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, तो सरकार ये इनिशिएटिव ले रही है आयुष डिपार्टमेंट
से योगा के प्रमोशन की बात की गई है, और यहाँ पे कई बार डायरेक्शन दी गई है कि हर स्कूल में योगा का टीचर होना जरूरी है, बट रियल में कितने हैं वो एक अलग बात है। तो योगा का प्रमोशन ये है कि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, हॉस्पिटल जाने की दिक्कत ना हो। देखोगे रिसर्च के दो पॉइंट हैं यहाँ पे, एक जो सोशोलॉजिकल या सोशल इश्यू है, वो सोशल इश्यू ये है कि इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की जाए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोग बीमार ही ना हो। आप देखोगे ओपन जिम है, पार्क में आप देखोगे वो इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए जो आपको जिम में मिलते हैं, 1,000 रुपए की फीस पे करके वहाँ आपको सुविधाएं मिल रही हैं। तो ओपन जिम इसलिए खोले गए हैं सरकार के द्वारा ताकि सेकेंड फेज में लोग जाए नहीं, हॉस्पिटल में ना जाए, जो सरकार को यहाँ कम से कम चीजें खर्च करनी पड़े, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के तहत, वेलफेयर स्टेट समझते हो बेटा सबनम, क्या है कल्याणकारी राज्य? कल्याणकारी, ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आएंगे इससे। और ये 10वीं यूनिट का जो पार्ट 1 ही चल रहा है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे इसलिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। कल्याणकारी राज्य लिख लो, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आयुष डिपार्टमेंट योगा, इसकी फुल फॉर्म लिख लिया आपने? पूछी किसी बच्चे ने अभी? किसी बच्चे ने पूछी नहीं है ना? क्यों नहीं पूछी? सबको आती है? बताओ। होम्योपैथी, इसमें ये सभी आपकी चिकित्सा पद्धति को इंक्लूड किया गया है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सिद्धा पे ध्यान रखना, टू बिल्डअप द कैपेसिटी, जो सरवाइव करने की कैपेसिटी बिल्डअप करना है आपकी, सिद्धा को प्रमोट करती है। ठीक है, जिसको हमने बोला है ये बाबा सिद्धि प्राप्त हैं, वो कपड़े नहीं पहन रहे सर्दी में, ऐसे ही बैठे हैं। तो सिद्धा का मतलब है अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करना अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ठीक है, एडेप्टेशन की बात होती है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, आचार्य राममूर्ति समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आचार्य राममूर्ति समिति किससे रिलेटेड है? टू द रिव्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आचार्य राममूर्ति समिति एस्टेब्लिश की गई थी 1990 में टू रिव्यू द सेकंड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसने क्या रिकमेंडेशन दी है बेटा? सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने की। सेमेस्टर सिस्टम की रिकमेंडेशन इसके द्वारा दी गई है, जो आज एजुकेशन पॉलिसी, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी में बीए में भी आप आपके सेमेस्टर सिस्टम चल रही है। क्या फायदा है सेमेस्टर सिस्टम का? क्वालिटी प्रमोट हुई है, बट वर्कलोड टीचर और स्टूडेंट दोनों पे बढ़ गया है। ठीक है, तो आचार्य राममूर्ति समिति, ठीक है, इसमें आपका आएगा 1992, इसकी रिकमेंडेशन आई है आपकी 92 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1987 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोड्यूस बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब यहाँ पे आप आ जाओगे आईसीटी में। आप किसी कॉलेज में ब्लैक बोर्ड है? चल रहे हैं ब्लैक बोर्ड? आपकी क्लास चल रही है डिजिटल बोर्ड पे? मार्कर है क्या? पहले मार्कर भी लाने पड़ते थे, इंक लानी पड़ती थी, उसे जब हम साफ करते थे तो बड़ी इंक इकट्ठी हो जाती थी। तो देखोगे ना कि ऐसे एडवांसमेंट हो रहा है। पहले एजुकेशन के फील्ड में आप देखोगे ना, रूरल एरियाज की मैं विशेष तौर पर बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं था। अब जो बच्चे जा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये महीने की फीस पे कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि ये स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, उनके द्वारा अच्छी फीस वसूली जा रही है और वहाँ पे अच्छी एक एजुकेशन दी जा रही है, बट पहले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा कुछ बुनियादी सुविधाओं की रिकमेंडेशन की गई सरकार के द्वारा कि ये जरूरी है इसके लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट बेटा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 1992 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी के नाम से जानी जाती है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी, टू सजेस्ट द वे एंड मीन्स टू रिड्यूस द एकेडमिक बर्डन ऑन स्कूल स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपका एक दौर शुरू हो जाता है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बर्डन मत दो स्कूल को। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो स्कूल बैग हैं बच्चे के, बड़ी प्रॉब्लम है। आज देखोगे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बैग लेकर के जा रहे हैं और उन पे एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जाता है और बच्चों की कमर जो है वो ऐसे टेढ़ी हो रही है, छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े बैग ले रही हैं। तो अभी आप देखोगे बदल जाएगा जल्दी, डिजिटल
युग है आपका। और यहाँ पे आपको एक डिजिटल पैड ही मिलेगी, उसमें आपके सारे नोट्स होंगे, बच्चा बस उसे लेकर के जाएगा स्कूल में, उससे ही काम चल जाया करेगा। तो यहाँ ये बर्डन रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और लिख लो, एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो बच्चे का वजन है, बच्चे के वजन का 1/10 इसमें होना चाहिए, स्कूल बैग में वजन होना चाहिए। अब ये तो मटेरियल गुड्स का वजन हो गया, बट इस बर्डन को भी रिड्यूस करने की बात की है। आज अब देखोगे कि स्कूल में जो बच्चा जाता है, यहाँ से एक पॉइंट आपका पूछा गया है, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन में आया, हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, डी स्कूलिंग सोसाइटी कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? डी स्कूलिंग सोसाइटी ये कहता है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है जहां बच्चे का दमन होता है, यानी कि उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो प्रभावित हो जाती है। ये वास्तव में ही है। अगर आप देखोगे ना, कोई गोलू मोलू बच्चा है बिल्कुल, और उसे स्कूल भेजना शुरू करो तो वो ऐसे सूख के काटा हो गया है, तो पड़ोसी पूछते हैं कि भाई क्या बात हुई, कि बच्चा कैसे, कि ये स्कूल जाने लगा जी। तो स्कूल जाने के साथ ही बच्चे पे बर्डन पड़ा है, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी या नेचुरल ग्रोथ प्रभावित हुई है। ध्यान रखना आप, ए कभी स्कूल नहीं गया और बी हायर एजुकेटेड है, तो दोनों की जो फिजिकल कैपेसिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ये शक्तिशाली मिलेगा फिजिकल तौर पे, ये वीक मिलेगा। ध्यान रखना, जो पढ़ने वाले बच्चे चश्मे चढ़ गए, मोटे वाले ग्लास लगे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं वो, तो फिजिकली वीकनेस आ जाती है। डी स्कूलिंग है इवान इलीच, लिख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इवान इलीच ने कहा कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है जहां बच्चों का नेचुरल ग्रोथ प्रभावित होती है। ठीक है, जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे आप, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कई चीजें दी गई हैं वहाँ। एक फैमिली को लेकर के भी है, डी कपूर है, ठीक है, वो फैमिली की वे बताता है कि वो बच्चों को नेचुरली उनकी जो चीज़ें हैं उनको रोकता है। और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात की है कि एक फैमिली एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जहाँ पे जो है वो स्पार्किंग होती है ना, स्पार्किंग की आवाज़ आती है, तो वो फैमिली एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें कि जो मदर फादर हैं वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेंट करते हैं, और इस डोमिनेंसी में कहीं ना कहीं उनकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है। वो डी कपूर है और इवान इलीच दोनों निराशावादी चिंतक हैं। देखिए ना, देखोगे ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कूल में एजुकेशन बढ़ाने की, बच्चे को पढ़ाने की, और ये कह रहे हैं कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है। इनकी बात सुन करके तो बच्चा खुश हो जाएगा, कह लगे जान छूटी पढ़ने से। ठीक है, तो इसे जरूर नोट कर लेना बेटा। चले आगे बेटा। तो यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन है कि स्कूल के जो वजन है इसको कम करना है, बर्डन को। और यहाँ पे मैंने जो रिकमेंडेशन लिखवाई है, एनसीईआरटी कवर करती है किसे? ऑल इंडियन एजुकेशन को। ठीक है, कब से? 6 से 12 तक की एजुकेशन को। और ये पब्लिकेशन इनका अपना है, पब्लिश करती है, टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य है उनका। ठीक है, इस पे बहुत आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसके बाद भी आपकी एक रिकमेंडेशन आती है 2008 का, एक और कमेटी आपकी यशपाल कमेटी, एक 92 की है, एक 2008 की है। तो इस 2008 की ने इसकी रिकमेंडेशन को सही ठहराया है। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 वाज इंडियन थिंकिंग टैंक। थिंक टैंक का मतलब चार्ज विद द कंसिडरिंग पॉसिबल पॉलिसी दैट माइट शार्पन इंडियन comparative advantage in the knowledge initiative सर्विस सेक्टर। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिकमेंडेशन जो है उन पे कुछ एक टाइम में बड़े क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इस पॉइंट को नोट आउट कर लो। अगर इसमें नहीं होंगी तो आपको ये करनी है। ये है इसमें बेटा, क्या है रिकमेंडेशन? क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटी। कितनी यूनिवर्सिटी है आपकी यहाँ पे? इस डिजिट में थोड़ा कंफ्यूजन है आपका। 150 नेशनल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश टिल 2015, ये आपका एक आया है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन का मतलब ये कि क्या क्या चीजें लागू की जाएं इसमें, हायर एजुकेशन सेक्टर में, इसके लिए इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम यूनिवर्सिटी? एक क्वेश्चन आपसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में अब तक नहीं पाई जाती है? यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, ये तो यूनिवर्सिटी होगी आपकी। यूनिवर्सिटी मूलतः किस भाषा से लिया गया है, यूनिवर्सिटी शब्द किस भाषा का मूल शब्द, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, नहीं पता। अभी बताया था मैंने पिछली क्लास में, यूनिवर्सिटिया वर्ड से लिया गया, अंगल भाषा का वर्ड है। वो एक पहले शो करता है टू डिस्कस हायर एजुकेशन इश्यू बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। वो एक स्थान जहाँ पे शिक्षक और छात्रों के बीच वार्तालाप होती है, किसके रिगार्डिंग, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग। वो स्थान आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और यूनिवर्सिटिया वर्ड से लिया है, अंगल भाषा का शब्द है। कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आया है बट आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने प्रकार की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और जनरेट होता है, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें, कम्युनिटी यूनिवर्सिटी। ये अब तक भारत में देखने को नहीं मिलती, बट कम्युनिटी कॉलेज खुलने लगे हैं। अब यहाँ पे मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो इसको लेकर के कर रहा हूँ, एक्सेस यानी कि पहुंच को लेकर के। और ये एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, और भी दो तीन फीचर हम दे सकते हैं, बट ये मूल फीचर हैं इंडियन एजुकेशन की। जो 2020 की पॉलिसी है वो भी रिकमेंडेशन कर रही है कि सभी तक शिक्षा का पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इनिशिएटिव लेगी जिसके थ्रू सब तक एजुकेशन की जो प्रकाश है, एजुकेशन की रीच हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, अब यूनिवर्सिटी क्यों स्थापित कर रहे हैं हम, क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटी, कितनी स्थापित करनी है, तो इसे देख लेना बेटा। इसमें ये डिजिट जो है मुझे ना 150 नेशन, ठीक है ना, तो 150 है तो इसे संशोधित कर लेना आप। कब तक स्थापित करनी है, 2015 तक। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब आया, 2005 में। तो हमें 10 साल में कितनी थी, 150 नेशनल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी थी। बड़ा इशू आता है, क्यों यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिस तक हम एजुकेशन नहीं भेज रहे हैं। इसके लिए कई प्रोग्राम है आपके, एक प्रोग्राम है SSA, क्या है इसकी फुल फॉर्म, सर्व शिक्षा अभियान। रूसा 2013 का है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2002, 2 और 3 भी कहीं लिखा आता है, सर्व शिक्षा, हाँ 2, कभी कभी ना SSA ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, देखो यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की है आपकी, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसको लेकर के पूछा गया है, राज्यों का क्रम। ये आपका GS का क्वेश्चन है, अपडेट देख लेना। सबसे ज्यादा राजस्थान, अभी पिछली बार 2 अटेम्प्ट पहले गुजरात आ गया था और उसे स्टार किया गया है। राजस्थान और गुजरात सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी वहां पे मिलती है। कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे कम संख्या में मिलती है इन यूनिवर्सिटी में, भारत में सबसे कम संख्या कौन सी यूनिवर्सिटी की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन होता है, कुलाधिपति, कुलाधिपति, कुलपति। देखो कुलपति VC है, ठीक है, VC का अपॉइंटमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल करता है। पर अगर आप देखोगे कि यहाँ जो इस VC का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति को ही बोला है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर कुलाधिपति होता है। ठीक है, ये इसके अधीन आती हैं। ये संसद के एक्ट द्वारा पारित होकर के एस्टेब्लिश होती हैं। इन्हें ज़्यादा ग्रांट मिलती हैं, क्वालिटी इनकी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फेलोशिप के भी प्रोग्राम आपके अलग हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य विधानसभा के एक्ट द्वारा पारित होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर स्टेट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश क्यों कर रहे हैं हम, एक्सेस की वजह से, तब तक एजुकेशन की पहुंच हो जाए। अब सेकंड रिकमेंडेशन क्या है, चेंज द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन। The present regulatory system in higher education is as a whole is over regulated but under governed. We believe that there is a clear need to establish an independent regulatory authority of higher education. इसकी रिकमेंडेशन आपकी
बाद में यशपाल कमेटी के द्वारा भी की गई थी, जिसे हमने हिप्पा बोला था, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल अथॉरिटी। इस तरीके से इन्होंने कहा था कि यूजीसी, एआईसीटी जैसे नियामक संस्थाओं को खत्म करने के बाद एक हायर एजुकेशन का निकाय बनाया जाए, जिससे कि अच्छे तरीके से चीजें रेगुलेट हो जाएं। क्या है थर्ड रिकमेंडेशन किसकी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन डाइवर्सिटी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, स्पेंडिंग करना है, खर्च करना है, और एस्टेब्लिश 150। देखो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इनको देख करके रखना। नेशनल यूनिवर्सिटी दैट कैन प्रोवाइड द एजुकेशन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, इन दोनों को मैच कर लेना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें क्या हैं? एक रिकमेंडेशन और है आपकी कि जो इंटरनेशनल फेम के प्रोफेसर हैं उनको इनवाइट करके अपने यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लेक्चर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ताकि हमारा जो लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए। अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम बाहर के लोगों को आमंत्रित करके एजुकेशन सेक्टर में अपने लेक्चर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहां से बेटा आपका आता है आरटीई। अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले एक्सेस की, पहुंच की। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है? किसके लिए? एजुकेशन को कहां तक भेजने के लिए? ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसमें एक है आपका आरटीई। ये भी क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन में आया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, यही मैं आपको 8-10 क्वेश्चन गिनवा दूंगा जो हायर एजुकेशन में पूछे गए हैं, कॉमन से क्वेश्चन। आरटीई 21A आपका आया है, बल्कि ये तो एक से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, वहां पे 21A भी डाला है उन्होंने, शिक्षा भी डाला है। शिक्षा समवर्ती सूची में है, कब आया अभी आपने बताया है। ठीक है, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ आपका 2002 में। ठीक है, आर्टिकल 21 आता है बेटा इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर एज द फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार में इंक्लूड किया गया है, इन सच एज ए मैनर एज द स्टेट में भी लॉ डिटरमाइन। ठीक है, केंद्र और राज्य मिलकर के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो गया है आफ्टर 1976। अब समवर्ती सूची में आया है, तो क्वालिटी कौन अश्योर करेगा? सेंटर। और अब यहाँ पे जो सेंटर पढ़ोगे, एआईसीटी, एनसीटी, एनसीईआरटी, ठीक है, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर, आईसीपीआर, आईसीएचआर, ठीक है, फिलोसफिकल रिसर्च सेंटर, जो सब पढ़ोगे आप वो क्वालिटी एश्योर करते हैं और वो सेंटर के अधीन आते हैं। बट स्टेट क्या करता है? स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप देखोगे ना, जो प्राथमिक स्कूल हैं, अभी आप देखोगे बड़ा एक चेंज आने वाला है। जो भी क्रीमी लेयर है वो कहाँ गई है? प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गई है वो। ज्यादातर गर्ल्स जो हैं, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं, एमएससी नेट क्वालिफाई हैं, हायर एजुकेशन में जॉब नहीं मिली तो उन्होंने वह टीचर बन गई है मैडम। अब वो टीचर गई हैं स्कूल में, कहाँ पे? गांव के स्कूल में, जहाँ एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे बिल्कुल जीरो है। तो वो कुछ इनिशिएटिव ऐसे ले रही हैं कि उन्होंने इस स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। अभी एक पॉलिटिकल लीडर का जो बयान आया है, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि यहाँ पे हमने वो गुणवत्ता वाले टीचर भेज दिए हैं, और उम्मीद ये है कि ये गुणवत्ता वाले टीचर वहाँ जा करके इस स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इतना प्रमोशन नहीं कर पाते, थोड़े दिन में सब डिमोट होकर के उसी लेवल पे आ जाते हैं। वहीं पे ही आप देखोगे वो ऊन लेके जाएंगे और स्वेटर बुनेंगी पूरी सर्दी, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया जाता है और सिस्टम में उन लोगों को सर्वाइव नहीं करने दिया जाता है जो मेहनती लोग होते हैं। बट अगर ये चाहे तो इसी स्ट्रक्चर में चेंज कर सकती हैं, और कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को देखोगे ऑनलाइन प्रमोशन मिल रहे हैं, वो फेम बनते जा रहे हैं, नई टेक्निक नई ट्रिक के द्वारा अपनी क्लास ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आरटीई को लेकर के क्वेश्चन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आरटीई आपका एक्ट आया 2009 में, और ये पास होकर के लागू हो गया है आपका 2010 में। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन में भी, इन पेपरों में भी पूछा गया है, इन एग्जाम में भी। ठीक है, कर लोगे बेटा? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक?
आर्टिकल 21 है एंड आरटीई एक्ट कम इनटू इफेक्ट कब? 1 अप्रैल 2010। क्या प्रोविजन है बताओ, क्या प्रोविजन है इसमें, किसके लिए? एक है आपका जो ये भाषा मैंने बताई है, ये है आपकी 45 को लेकर के, डीपीएसपी को लेकर के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, डीपीएसपी में आता है। बट आरटीई में ये प्रोविजन है कि 25% सीट जो बीपीएल वाले बच्चे हैं उनके लिए खाली रखी जाएंगी। ये रिजर्व सीटें हैं। अभी आप देखोगे जो स्कूल हैं आपके एमपीजीएस, एमआईटी, केएल, ये सारे क्या हैं, इन सीट्स को नहीं भरते। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि एक क्लास की बात है। अभी हम कास्ट की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो ये क्लास का मतलब ये है कि अगर ये बच्चे वीकर सेक्शन के हैं और ये इन स्कूल में जाएंगे तो इनकी जो ड्रेस है और बुक्स ये ही भी स्कूल ही प्रोवाइड करता है। बट ये कहते हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा और बाद में ये सीट वेकेंट दिखा करके भर ली जाती हैं। तो ये 25% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी किन के लिए? बीपीएल वाले बच्चों के लिए। और ये प्रोविज़न किसके द्वारा है? आरटीई के द्वारा है। बट जब ये नहीं भरते हैं तो बाद में खाली दिखा करके सिस्टम के द्वारा, बहुत लूप होल है सिस्टम में, तो ये भर ली जाती है। तो ये आरटीई इस तरफ फोकस करता है। और जो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये आपका आर्टिकल 45 की तरफ फोकस करता है। एक आर्टिकल मैंने बताया था 51 का 11, क्या है उसमें? जब स्टार्ट किया था हायर एजुकेशन पढ़ाना तो फॉर्मल एजुकेशन के तहत आर्टिकल 45 कराया था, आर्टिकल 21A कराया था, आर्टिकल 30 भी कराया था, जहां माइनॉरिटीज को अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन आज़ादी है। ठीक है। और एक आपका कराया था 51 का 11। क्या है उसमें प्रोविजन? संविधान में किस चीज का उल्लेख है? 11वें में। और ध्यान रखना वहां पे मैंने आपको कमेटी भी बताई थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के सिफारिशों को लागू करते हुए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया है? नहीं बेटा बताओ, किसी को भी पता नहीं है? लिखवाई है मैंने, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कितने थे पहले? 10 थे, उसके बाद में 11वें को बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है 11वें को? आपका 86 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। 11वां क्या है कि माता पिता का कर्तव्य ये होगा कि वह अपने बच्चों की शिक्षा और टीकाकरण की व्यवस्था करेगा। ये आप भारत के नागरिक होने के नाते आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप ये चीज करोगे। ठीक है बेटा। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए न्यू कमेटी अंडर द के कस्तूरी रंगन, ये आपकी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दिया गया है, एनईपी। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2017, थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 31 मई 2019। द ड्राफ्ट पॉलिसी रिपोर्ट प्रपोज एन एजुकेशन पॉलिसी विच सीक टू एड्रेस द चैलेंजेज ऑफ एक्सेस। ध्यान रखना बेटा, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो भी है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। ये आपके टारगेट हैं 2020 की एजुकेशन पॉलिसी को, और ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं। इसे एक्सटेंड कर दिया गया अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कर लोगे सब बच्चे? ये क्या है बेटा, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? ये बोलते हैं इक्विटी का मतलब होता है न्याय संगतता। नया वर्ड है। इक्वलिटी तो समानता होगी, न्याय संगतता इससे थोड़ा आगे की बात चल रहे हैं हम, न्याय जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ठीक है। न्याय एक अलग संकल्पना है, लोग के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जस्टिस क्या होता है। ठीक है बेटा। ये एनईपी पे आपके कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन है
कब इसका दौर आया? 20, 21 और 22 के जो आपके सेट हैं इसके नेट के एग्जाम के, उनमें सबसे ज़्यादा 40 से 45 क्वेश्चन एनईपी को लेकर के पूछे गए हैं। अब आपका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 5+3+3+4। इसका कंपैरिजन करोगे आप कोठारी कमीशन ने, कोठारी ने क्या कहा? 10+2+3 का फॉर्मूला, और इसने फॉर्मूला दिया है 5+3+3+4 का फॉर्मूला। ठीक है। अब आप देखोगे नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैचलर बच्चा जो 75% से ऊपर लेकर के आ रहा है वो भी एलिजिबल है। तो आपके 2 साल वो खराब हो गए ना जो तुमने पीजी में दिए हैं। तो नई नई रिकमेंडेशन इसमें आई हैं। उम्मीद ये की गई है कि 2020 की एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा में गुणवत्ता को प्रमोट करेगी। बट कोई भी पॉलिसी और प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं तब उनका एनालिसिस होता है जब उसके इफेक्ट आने शुरू होते हैं। कितने बच्चों का हम कौशल विकास कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं, जो आपके एमएसएमई चल रहे हैं, कौशल विकास सेंटर चल रहे हैं, इसके थ्रू हमारा एक टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का कि हम एजुकेशन में ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आएँ जो खुद अपना रोजगार करें, वो गवर्नमेंट पे निर्भर ना हो। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी पे हम ये ब्लेम कर सकते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद बच्चा ये देखता है कि मुझे सरकार जॉब देगी और तब मैं रोजगार लूंगा। रोजगार के लिए किस पे डिपेंड है? वो गवर्नमेंट पे। अब गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हम जो भारत का नागरिक है उस तरीके की शिक्षा दी जाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉय बन सके, लोगों को रोजगार दे सके, ताकि बर्डन कम हो जाए। इस बर्डन को कम करने के लिए हर सेक्टर में क्या कर रही है गवर्नमेंट? ठेकेदारी लेकर के आगे, जिसे हम बोलते हैं इस पे रखना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ठेकेदार को इनवाइट करता है कि 50 बंदे चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं आउटसोर्स पे रखना, है ना, बाहरी जो व्यक्ति हैं वो रखे जा रहे हैं। ऐसी टीचिंग में आपका कम्युनिटी कॉलेज में क्या हो रहा है? अब कम्युनिटी कॉलेज में जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं कि टीचर को अपॉइंटेड किया जा रहा है उसमें, और क्या है कि टीचर की सैलरी रखी गई है, जो प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी रखी गई है 33,000 रुपये, और उनसे पहले एफिडेविट लिखाए गए हैं कि आप किसी भी कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं करोगे, ना क्लेम करोगे, रिकमेंडेशन नहीं करोगे कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, इक्वल पेमेंट का दावा नहीं करोगे। जो लोग 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए भी ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, जो पुराने प्रोफेसर हैं, इतनी अच्छी सैलरी है उनकी, और जो नए बच्चे हैं जो कम्युनिटी कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, उनका मतलब ये है कि जो बच्चों की फीस आएगी उसी फीस से वहाँ उनकी सैलरी दी जाएगी। सरकार बर्डन अपना कम कर रही है। ठीक है बेटा। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के जो इफेक्ट आएंगे आपके 2030 के आसपास इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्या इफेक्ट होगा वो एक फ्यूचर की बात है। ठीक है बेटा। एनईपी 2020 को याद रखना बेटा, ये इसका फेमस फॉर्मूला है, डिजाइन किया है इन्होंने 5+3+3+4। ठीक है, इसे देख लेना आप अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब यहां से मैंने आपको कराया हुआ है, ये कब रीनेम किया है? ये लिखवाया तो था उस दिन आपको, ये था शायद सन, चेक कर लेना बेटा। इससे पहले क्या होता था? शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय हुआ करता था इसका नाम। इस सन को देख लेना बेटा, इस पर डाउट हो सकता है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक सन लिखवाया हुआ मैंने आपको। ये कब रीनेम्ड किया गया है? एमएचआरडी के नाम से कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और 2020 में ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ये एक चेंज आया है हायर एजुकेशन बेस में। एमएचआरडी फंडिंग करती है आपकी एनसीईआरटी को, न्यूपा को, आईसीएसएसआर को। हायर एजुकेशन में जो भी खर्च करना है वो एमएचआरडी ही करती थी। शिक्षा मंत्रालय अब जिसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है बेटा ड्राफ्ट पॉलिसी टू फाइंड द कमिटमेंट ऑफ द स्पेंडिंग। क्या? 6% ऑफ जीडीपी। अभी आपने पढ़ा था कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन भी यही थी आपकी। ठीक है ना, 6% ऑफ जीडीपी खर्च करेंगे। अब ध्यान रखना बेटा, खर्च करोगे तो आउटपुट आएगा। और आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए फाइनेंशियल एलोकेशन किया था, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। किसमें? इंडिया में। ठीक है। तो फाइनेंशियल एलोकेशन हायर एजुकेशन में क्वालिटी को प्रमोट करता है, इसलिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी के थ्रू फेलोशिप देती है। और फेलोशिप का अमाउंट कितना हो गया अब आपका? 60 के आसपास।
आसपास का मतलब ये कंटिजेंसी भी आपको मिलेगी, एचआरए भी मिलेगा आपको। आप अपने घर रहोगे फिर भी आप एचआरए का बिल यूजीसी से लोगे। ठीक है बेटा, तो ये क्यों दिया जा रहा है आपको? क्योंकि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करो, हायर एजुकेशन में ऐसी रिसर्च कंडक्ट करो जो सोसाइटी के लिए एक मार्गदर्शन दे, गाइड दे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। जब आप रिसर्च करने जाते हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च, क्या इसका उपयोगिता है। तब आप कहते हो कि जो फ्यूचर में पॉलिसी बनाई जाएंगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, जो आपकी रिसर्च का पॉइंट होगा, तो वो इसमें गाइड करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी। क्या करेंगी? मार्गदर्शन। किनके लिए? पॉलिसी मेकर के लिए। पॉलिसी मेकर के लिए गाइड का कार्य करेंगी, जो रिसर्च की रिकमेंडेशन होती है। ऐसे ही आपके कानून बनते हैं। कानून बनने से पहले जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं पहले उस मुद्दे पर की गई हैं, वो कानून बनाने में मार्गदर्शन करती हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है आज की क्लास के आपके। इससे आगे की क्लास आपकी कल होंगी। यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। जिस तरीके से स्पीडली हम चल रहे हैं हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसी तरीके से ये हायर एजुकेशन का सेक्टर इंटरेस्टिंग क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है ना। आज आप देखोगे आईसीटी का जो चेंजेज हुए हैं एजुकेशन के साथ साथ सभी सेक्टर में आईसीटी ने सोसाइटी की स्ट्रक्चर को चेंज करके रख दिया है। चाहे वो आपकी किराना की दुकान हो, चाहे आपकी वो कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, वो सब ऑनलाइन जा रहे हैं। आप देखोगे जो आपकी शॉप है ट्रेडिशनल तौर पे, वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग से प्रभावित है। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक नागरिक, इवन दो यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला भी आईसीटी से प्रभावित है। अब इस आईसीटी के यूज के बाद हायर एजुकेशन किस तरीके से बदला है, इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।